हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSC T20 चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है वॉरियर्स और नाइट्स के बीच में। तो हम आप पहुंचे हैं लास्ट मैच डे में। ठीक है, लास्ट मैच डे मतलब अभी हर एक टीम का एक ही मैच हो गया बाकी है। ऑलरेडी डॉल्फिन्स की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, लायंस की टीम प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। मतलब मैं क्या स्ट्रक्चर है समझाता हूं आपको मैं। और बाकी जो 4 टीम हैं वो भी अभी भी दौड़ पे मौजूद हैं। क्या है, फाइनल्स पे वो टीम जाती है कि जो टीम लीग स्टेज में पहले स्थान पर ख़त्म करती है। तो 4 के चारों ही मैचेस जीत चुकी है डॉल्फिन्स, और एक बोनस पॉइंट भी उनको मिला है, जिसकी वजह से वो अनडाउटेडली जा रहे हैं फाइनल्स पे। दूसरे और तीसरे स्थान पे जो टीमें होती हैं वो खेलती है प्लेऑफ्स में जाके। वहाँ पे जो टीम जीतता है वो फाइनल में जाता है। और मतलब समझ लीजिए अभी दूसरे स्थान पर लायंस है और तीसरे स्थान पर इस मोमेंट पे टाइटंस की टीम है। तो अगर ऐसा ही रहा लीग स्टेज आखिरी मैच डे तक, तो लायंस और टाइटंस खेलेंगे प्लेऑफ्स में, और उसमें से जो भी जीतेगा वो जाएगा फाइनल्स में डॉल्फिन्स से खेलने के लिए। ठीक है, अभी लायंस दूसरा स्थान जो है इनका पक्का है, इस वहाँ से वो हटेंगे नहीं। मैक्सिमम तीसरे स्थान पर भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो प्लेऑफ्स में वैसे भी जा जाएंगे। अभी क्या है कि आखिरी जो 4 पोजीशंस हैं, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। टाइटंस की टीम है 5 पॉइंट्स पर, हर एक मैच जीतने पे आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। टाइटंस की टीम है 5 पॉइंट्स पर, वॉरियर्स, नाइट्स, कोबरा सारी की सारी टीम 4 पॉइंट्स पर है। मतलब सभी के सभी टीम ने एक एक पॉइंट पर हासिल करा हो। टाइटंस की टीम 5 पर नहीं, टाइटंस की टीम 8 पॉइंट पर है, और बाकी टीम 5-4 इसी बीच में है, बाकी के जो 3 टीमें हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये जो टीम्स हैं ये जीतती हैं और टाइटंस का हारना, मतलब टाइटंस का हारना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टीम अगर जीत भी जाते हैं और उधर टाइटंस नहीं हारते हैं, हारना पड़ेगा, मतलब उनको पॉइंट बिल्कुल भी अगर वो नहीं मिलता है उनको, तो ही एक चांस बन सकता है कि बाकी के जो टीम्स हैं उनके लिए कुछ हो। आज के मैच में भी जो 2 टीम खेलने आ रही है, वॉरियर्स और नाइट्स, वैसे तो नाइट्स सबसे नीचे है, नेट रन रेट बहुत ही ख़राब है, तो उनको सिर्फ जीतना ही नहीं पड़ेगा, उनको नेट रन रेट भी सही करना पड़ेगा, और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली उनको जीतना पड़ेगा। वॉरियर्स अगर जीतती ही है तो ही काफ़ी हो सकता है, अगर दूसरी तरफ से नाइट्स हार जाती है और कोबरा भी अपना पॉइंट गंवाती है। ठीक है, तो ये मैच मैथमेटिकली मैं कहूँगा कि नाइट्स के पास चांस है, लेकिन लॉजिकली चांस कम है। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, कम है काफ़ी ज़्यादा। वॉरियर्स के पास मैथमेटिकली भी चांस है, लॉजिकली भी चांस है। तो डेस्परेसी आप दोनों टीमों से उम्मीद रख सकते हैं, कुछ बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स का आपको आज के मैच में बहुत ही एक्साइटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़े मैच में चलते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद ट्रेंड के बाहर जाए, रिकॉर्ड्स के बाहर जाए, तो ज़्यादा चौंकिएगा नहीं। और आखिरी 2-3 मैचेस में ये होगा भी, स्पेशली ये जो 2-3 टीमों के मैचेस हैं इनमें इनके मैचेस में। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपके सामने सारी चीज़ें रखने की। आखिरी अगर हेड टू हेड मैचेस की रिकॉर्ड की बात करें T20 में, तो वॉरियर्स और नाइट्स बराबरी पर यहाँ पर चल रही है 2-2 से। अगर हम डिटेल में मैचेस की एनालिसिस करें तो देखते रहो क्या होता है। ये है पहला मैच, नाइट्स ने यहाँ पर 93 पर वो निपट गए थे, क्रूगर का रन था। बॉलरों में से यहाँ पर स्मट्स और जिकमाने के आपको विकेट्स दिख जाएंगे। वॉरियर्स ने चेस कर लिया था, स्मट्स का रन भी। बहुत सारे ऐसे फिक्सचर्स होते हैं जहाँ पर स्मट्स के बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं है जॉन स्मट्स। ना ही बॉलिंग से खास कुछ कर पा रहे हैं, ना ही बैटिंग से कुछ कर पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है स्मट्स का, वॉरियर्स का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ना होने का, क्योंकि ये इनके टैलेंट्स वाले परफॉर्मर होते हैं। इवन लास्ट जो एडिशन था वहाँ पर भी फाइनल्स में इन्होंने शतक लगाया था, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉरियर्स ने जिसे करा था। दूसरे मैच में अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर वॉरियर्स की टीम ने बनाया था 153, नाइट्स ने चेस कर लिया था। दोनों टीमों में से कोई भी कॉमन परफॉर्मर अभी दोनों टीमों में अवेलेबल नहीं है। अगला मैच वॉरियर्स ने बनाया था 155, स्मट्स का परफॉर्मेंस था बुदासा के साथ, स्मट्स के विकेट भी है, और क्रूगर का फिर से आपको नाम देखने को मिल रहा है। नाइट्स यहाँ पर चेस कर लिया था। क्रूगर और मुकोएना ये परफॉर्मर्स थे। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी एक बैटिंग में इशू आया था नाइट्स की तरफ से। इस बार लीड किया था डे क्लर्क ने, क्लोट के रन है, एंटुली जंसन। एंटुली अभी वॉरियर्स की टीम के होकर खेलते हैं, जैसा कि खेलते हैं मार्सेल जानसन भी। तो ये दोनों अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं। मार्सेल जानसन तो खेल ही रहे हैं, एंटुली शायद नहीं मौका मिले, इनको एक ही मैच में मौका मिला था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 मैच जो वॉरियर्स जीती है, नोटिस करिए दोनों ही मैच में बॉलरों ने यहाँ पर धागा खोल दिया। एक में 93 पर निपटा दिया, और यहाँ पर ऑल आउट तो नहीं हुई थी, लेकिन 96 for 7।
ठीक है, एक में डे क्लर्क थे और यहाँ पे स्मर्ट्स और जिकमाने का परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। और जो 2 मैच नाइट्स जीती है वहाँ पर उनको बैटिंग से जीतना पड़ा है, ठीक है, और दोनों ही बार उन्होंने चेस करके ही जीता है। मतलब एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड है कि जैसे ही नाइट्स ने यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करा है उनको बैटिंग में दिक्कतें आई हैं। अगर मैं रिसेंट 4 मैचेस की बात करूं, और जैसे ही उन्होंने चेस करा है दोनों ही मैचेस उन्होंने जीता भी है और बैटिंग सही भी हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, चाहे वो जीतने वाली टीम हो या हारने वाली टीम हो, मतलब हारी ही है जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, उनके काफ़ी सारा विकेट्स यहाँ पर गिर रहा है। जैसे कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 6 विकेट था, यहाँ पर भी 7 विकेट। वॉरियर्स की तरफ से भी बैटिंग में इश्यूज आए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो डिस्पाइट वो जो 2 मैच जीते भी हैं, यहाँ पर जैसे कि 6 विकेट उनको गिरे। ये एक मैच उन्होंने आसानी से चेस कर लिया था जहाँ पर 2 विकेट से ही मामला जो है हो गया था। बाकी हर मैच भी इनकी तरफ से विकेट्स गिर रहे हैं, तो विकेट्स का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है रह रहा है। विकेट्स यहाँ पे बराबर गिर रहे हैं। तो क्या क्या ट्रेंड हमें मिल रहा है T20 मैचेस से, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा। जॉन स्मर्ट्स फिर से एक ऐसा फिक्सचर आ रहा है जहाँ पर इनके काफ़ी नाम आ रहे हैं। हमेशा ही रहता है लगभग हर फिक्सचर में ही, लेकिन परफॉर्मेंस तो उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बाकी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा स्कोर्स तो यहाँ पर बने नहीं हैं। 150 के 155 150 इसी बीच के जो है स्कोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और बैटिंग कोलैप्स भी 2 बार हो चुके हैं। तो यह है T20 की चीज़ें, ठीक है। आई होप आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स भी नहीं है, गिने चुने कुछ परफॉर्मर्स हैं, उनमें से ही हैं जो भी हैं, आपने देख लिया आई होप। अभी मैं बात करता हूँ मोमेंटम वर्ल्ड कप के बारे में। मोमेंटम वर्ल्ड कप के जो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं वो दिखाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही पिक्यूलियर सिमिलरिटी बताता हूँ जो मोमेंटम वर्ल्ड कप में भी होता है T20 की ही तरह। क्या है वो सिमिलरिटी? वो सिमिलरिटी है ये कि मोमेंटम वनडे कप में भी हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। एनकाउंटर्स मैं कह रहा हूँ, आखिरी 3 जो मैच हुए हैं, ध्यान से सुनना, मतलब इस सीजन में तो चलिए मैच हुआ नहीं है दोनों टीमों का, 2019-20 और 2018-19 इन 2 सीजनों में जो टोटल 4 मैचेस होने थे उनमें से 3 मैच हुआ है, 1 मैच नहीं हो पाया है बारिश की वजह से। उन तीनों ही मैच में हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। स्पेशली मैंने जो ऑब्जर्व करा है मोमेंटम वनडे कप में कि नाइट्स की बैटिंग यहाँ पे हद ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो जीते नहीं हैं, वो जीते हैं। अगर उनको जीतना पड़ा है तो उनको अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके जीतना पड़ा है। समझ आ रही है बात? वॉरियर्स की भी बैटिंग यहाँ पे ख़राब हुई है लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर से एक आध परफॉर्मर्स आपको फिर भी देखने को मिलेंगे बैटिंग में, लेकिन नाइट्स की तरफ से तो कतई नहीं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर कर सकता था, जो मैंने मोमेंटम वनडे कप में ऑब्जर्व करा है। अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे कि दोनों टीम कैसे कर रही है, बैटिंग में अगर आप वॉरियर्स की तरफ से देखेंगे तो टॉप ऑर्डर में तो चलिए फॉर्म की कोई बात ही नहीं है, ना ही जिहान क्लोड फॉर्म में है, ना ही जॉन स्मर्ट्स फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर में आखिरी मैच पर फिर भी मैं कहूँगा लुब्बे ने अच्छा करा। हमारे लिए बहुत बड़े पंट स्टब्स, जिनका नाम मैं डे 1 से कह रहा हूँ, उन्होंने अच्छा करा। और जिकमाने ने एक आध ओवर में आके हिटिंग करी। जिकमाने ऐसे प्लेयर तो नहीं है कि आपके लिए मतलब लंबा इनिंग्स खींच देंगे, लेकिन 1-2 ओवर का ही हिट करेंगे वो, वही अपना काम जो है कर जाएंगे, तो वही उन्होंने करा, ठीक है। लेकिन जो स्टार्ट मिलना होता है, जो लंबा इनिंग्स खेलने की बात अगर आप करेंगे तो वो अभी तक हमें वॉरियर्स की तरफ से देखने को नहीं मिला। लेकिन बॉलिंग अगर आप बात करेंगे तो बीच में 2 मैचेस में उनकी बॉलिंग बहुत ख़राब हुई थी। एक जो डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में और दूसरा मैच शायद लायंस या ऐसे किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट में था, लेकिन उसके आजू बाजू में उनकी बॉलिंग अच्छी रही थी। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो वॉरियर्स अपने पेस बॉलरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इनके पेस मतलब एकेडमी से बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे। अभी की भी अगर आप प्लेयर्स को देखेंगे तो एनरिच नोकिया आपके दिख जाएंगे, मगाला हैं, सिपामला हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इनके मतलब पेस अटैक को बनाते हैं और वो अच्छा करते भी हैं। तो यही चीज़ हमको आखिरी मैच में देखने को मिला था। अभी आप कह सकते हैं कि टाइटंस की जो बैटिंग है वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपने जो पेस अटैकर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, ये भी सही बात है। लेकिन करी तो कहीं पर कुछ सही चीज़, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि वॉरियर्स की तरफ से जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो हमें समझ में आ गई है आखिरी मैच में, और वो है इनका पेस अटैक, ठीक है। अभी अगर मैं नाइट्स की बात करूं तो नाइट्स की तरफ से भी ऐसी ही चीज़ें हैं। बैटिंग में एकमात्र कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपको देखने को मिल रहे हैं पेट्रोस वैन विजनन। रेनार्ड वैन टर्नर ने आखिरी 1-2 मैच में रन बनाया है, लेकिन आप उनको T20 प्लेयर नहीं मान सकते। लेकिन मैं फिर भी कह लूँगा कि चलिए 20-30 रन तो आपको कंसिस्टेंटली बना के ही देंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे इनकी बॉलिंग लाइनअप को, तो यहाँ पर भी आपको मतलब स्ट्रेंथ जो है उनकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि इनके जो कुछ बॉलर्स हैं जैसे मिगेल पिटोरियास, उन्होंने तो बैटिंग भी करी हुई है। तो दोनों ही टीमों की अगर आप बॉलरों में से नजर रखेंगे, स्पेशली पेस बॉलरों में से, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी जो है देखने को मिल जाता है। और उनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा के दे सकते हैं। ठीक है, इसका कोई स्टैट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ये है बिल्कुल करंट जो सिचुएशन चल रहा है दोनों ही टीमों का, उस बेसिस पे कुछ बातें। अभी अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की आपको बात करूं मोमेंटम वनडे कप में, तो आपको क्या देखने को मिलता है? जिहान क्लोड। ठीक है, इसके पहले भी एक दो फिक्सचर में इनके परफॉर्मेंस रह चुके हैं, लेकिन ये फॉर्म पे नहीं है। लेकिन मैं ये कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि फॉर्म पे नहीं है तो इग्नोर ही कर दो। बड़े प्लेयर हैं, फॉर्म पे आ सकते हैं, तो टीम में रखना बनता है इनको। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। ऑफकोर्स आप फॉर्मल लीग में तो बनाओगे नहीं कैप्टन इनको, लेकिन टीम में रख सकते हो। रिकॉर्ड्स इनके हैं। रूडी सेकंड तो अवेलेबल नहीं है। पैट्रिक क्रूगर एक और नाम है जिनके रिकॉर्ड्स हैं लेकिन फॉर्म पे नहीं है। कीगन पीटरसन अवेलेबल नहीं है। बॉलर में से बात करी जाए तो बर्च नहीं है, मगाला नहीं है, नोकिया आपको दिख जाएंगे 4 मैच में 7 विकेट, और ये कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो रिकॉर्ड्स में से हमें 3 प्लेयर्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिहान क्लोड, पैट्रिक क्रूगर और एंड्रिच नोकिया। इसके सिवाय भी एक और प्लेयर का नाम मैं आपको कहना चाहूँगा। अच्छा, जॉन स्मर्ट्स का तो आपने ऊपर देख ही लिया। एक और प्लेयर का नाम मैं कहना चाहूँगा जिनका नाम है जैकस नीमन। जैकस नीमन मोमेंटम वनडे कप में एक ही मैच खेले हैं वॉरियर्स के अगेंस्ट में, जो कि था पिछले सीजन में। उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करा था, शतक भी लगाया था मेरे ख्याल से, और विकेट्स भी निकाले थे। शतक नहीं तो मतलब विकेट्स कुछ ऐसे तो करा था, मतलब कुछ अच्छा ही करा था उस मैच में उन्होंने। और इस सीज़न में भी एक बार नाइट्स का मैच हो चुका है वॉरियर्स के अगेंस्ट में, और वो मैच था 4 डे जो मैच होता है वहाँ पे। ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। वहाँ पे भी जैकस नीमन ने दोनों ही इनिंग्स में रन बनाया था, विकेट्स तो निकाले ही थे। इसके सिवाय वॉरियर्स की तरफ से वैन टॉन्डर, बिहारदीन, बिजरॉन जो प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके शायद यहाँ पे उस तरह से रिकॉर्ड्स आपको नहीं देखने को मिले हैं इस फिक्चर में, या फिर रिकॉर्ड्स में मोमेंटम वनडे कप में भी, लेकिन कुछ हैं जो मुझे ऑब्जर्व करने को मिला है और मैं आपसे शेयर कर सकता था। आखिरी 2 मैचेस की अगर हम बात कर रहे हैं जो दोनों टीम खेल के आ रही है, वॉरियर्स का मैच कल ही हुआ था। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि इनिशियली तो उनके स्ट्राइक्स पड़ गए थे, उनके टॉप ऑर्डर यहाँ पर कोलैप्स हो गए थे, लेकिन बीच में संभाला था लुक बे और स्टब्स ने। उसके बाद चिकामाने ने भी मतलब 1-2 ओवर में आके अच्छी हिटिंग करी थी, ऐसा वो करते हैं। बॉलिंग में नाबे के 4 विकेट्स थे। जनसन यहाँ पर कंसिस्टेंटली विकेट निकालने में सक्षम हुए हैं लगातार 2 मैच में, और उसके बाद नोकिया और लुक बे और स्मर्ट्स के यहाँ पर एक करके विकेट थे। नाइट्स की तरफ से अगर बताया जाए तो लायंस के अगेंस्ट उनका मैच था जहाँ पर 106 पर वो निपट गए थे। फेरिस्को एडम्स और बिहारदीन के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। लायंस ने यहाँ पर जो है चेस कर लिया था। जेराल्ड कोटजी के 2 विकेट थे। ठीक है, और एक शायद रनआउट वगैरह कुछ हुआ होगा शायद। ठीक है, तो ये है दोनों टीमों का आखिरी मैच। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, अच्छा, एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये ऑब्जर्वेशन आपने अगर ये इस सीज़न का T20 मैचेस भी देखा होगा CSA का, तो वहाँ पर भी आपने नोटिस करी होगी, और ये मेरे मोमेंटम वनडे कप की एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये शायद ही कोई ऐसा आपको होगा पूरे टेलीग्राम पे हो या यूट्यूब में हो जो आपको ये बात बताए। ठीक है, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बताता हूँ मैं, वो है ये कि ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि नाइट्स के अगेंस्ट में ना हमेशा जो स्पिनर्स होते हैं, स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बॉल को बाहर लेके जाते हैं, ऐसे बॉलर्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं बंचेस में विकेट निकाले, लेकिन विकेट ज़रूर निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इस सीजन के आप मैचेस को कंसिडर करिए। ठीक है, नाइट्स का पहला मैच था टाइटंस के अगेंस्ट में। तबरेज शामसी ने निकाला था 3 विकेट। वो क्या है? लेग स्पिन बॉलर है। वो राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर नहीं है, लेकिन उनके पास वेरिएशंस हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमेशा ही लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन ही नहीं डाले होंगे। मतलब स्पिनर आप कंसीडर कर लो, उतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन से बॉलर, किस तरह के बॉलर, स्पिनर। ठीक है, तो वहाँ पे विकेट निकाला था। उसके बाद आखिरी मैच पर लायंस के अगेंस्ट में मैच था, वहाँ पर भी आपको दिखा होगा फांगीसो ने 2 विकेट निकाला था। अच्छा, उसके पहले कोबरा के अगेंस्ट में मैच था, वहाँ पर शायद जॉर्ज लिंडे ही अकेले स्पिनर थे, उनके खाते में भी विकेट था। एक ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन था। उसके पहले आपने नोटिस करा होगा डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में मैच था, वहाँ पर भी केशव महाराज खेल रहे थे। पहले ओवर में 2 विकेट, 2 मेडन। मतलब 2 मेडन का मतलब आप समझ सकते हैं T20 क्रिकेट में क्या होता है। तो ये है। और अगर आप मोमेंटम वनडे कप में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है देखने को मिल जाती हैं। ठीक है,
और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि नाइट्स के अगेंस्ट में हमेशा ही जो स्पिनर्स होते हैं, स्लो बॉलर्स होते हैं, ये सक्सेसफुल होते हैं। मैंने पास्ट में भी देखा हुआ है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो या लेग स्पिनर्स हो, ये सक्सेसफुल होते हैं। अभी मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, अगर आप वॉरियर्स की टीम में देखेंगे ना, आपको 2 से 3 स्पिनर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। एक तो है जॉन स्मट्स, तीसरे हैं विलम लुब्बे। अभी ये बॉलिंग करवाएंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, ठीक है। पिछले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग उनको मिली थी, लेकिन रेगुलरली बॉलिंग तो मिल नहीं रही थी उसके पहले वाले मैचेस से, तो देखना पड़ेगा। और लीजा मखोसी, ठीक है। विलम लुब्बे को आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो कि बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। लीजा मखोसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, मतलब विकेट ज़रूर नहीं मिल रहा है लेकिन इकोनॉमिकल रह रहे हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इनको विकेट मिल जाएगा ना, ये आराम से आपको 40 के आसपास पॉइंट्स लेते हुए दिखेंगे, ठीक है। जॉन स्पर्ट्स के तो रिकॉर्ड वैसे भी है, वैसे भी आप इनको टीम में रखोगे ही। एक और पॉइंट है जो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा सकता है, फॉर्म पे नहीं है याद रखना, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, अगर सक्सेसफुल होता है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जिहान क्लोट के तो रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ही। बाकी यहाँ पे देखिए एनजोए को आप वैसे भी नहीं लेने वाले हो। एनजोए क्या है कि बहुत बुरे फॉर्म पर नहीं थे, लेकिन स्टार्ट भी करना ज़रूरी है। एक ही मैच पर उन्होंने स्टार्ट करना था डॉल्फिन्स की अगेंस्ट में, वहाँ पर कॉटन बोल्ड हो गए और उसके बाद तो 1-2 मैच पर वो स्टार्ट भी नहीं कर पाए, 0 रन पर आउट हो गए। तो इसीलिए लोग इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अच्छे फॉर्म पर थे। बड़ी लीग में अगर आपको स्लॉट चाहिए एक बैट्समैन का, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्टब्स तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं पहले मैच से ही। और अगर मैं ट्रेंड की मानूं, अगर मैं रिकॉर्ड्स की मानूं, तो यहाँ पर अगर फिर से बॉलर्स मैच होता है तो फिर से स्टब्स के पास प्रॉपर बैटिंग आनी चाहिए। बाकी मार्सेल जॉनसन जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और मेरे टीम में आपको ज़रूर ये दिखेंगे नाबे से भी ज़्यादा, क्योंकि नाबे का ऑब्जर्वेशन मेरा जो है ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। पिछले मैच में ज़रूर 4 विकेट निकाला हुआ है, तो काफ़ी लोग आपके ओपोनेंट्स में इनको लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नाबे और जॉनसन में से किसको लेना है, तो मैं तो जॉनसन के साथ जा रहा हूँ आज के मैच पे, क्योंकि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ऑलरेडी सीजन में कर भी चुके हैं बैटिंग। और उसके बाद नोकिया। अगर हम बेंच पे देखेंगे ना, तो 2 प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है 2 नहीं 3 मैं कहूँगा, अगर खेलते हैं तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। पहले तो है ग्लेंटन स्ट्रोमन, पता नहीं मुझे ये इनका कोई फिटनेस इशू है या नहीं, और मुझे नहीं लगता आखिरी मैच में नाबे के उस परफॉर्मेंस के बाद अभी इनको मौका मिलेगा भी। अगर खेलते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। शेपो एंटोली अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल सकते हैं, अगर इनको मौका मिलता है तो कंसिडर करना। आखिरी जो मैच इन्होंने खेला था इस फिक्चर में, मतलब मोमेंटम वनडे कप में ऑफकोर्स, तो वहाँ पर उनके खाते में विकेट से, हालांकि दूसरे साइड के होकर वो खेलते थे, लेकिन इफेक्टिव हो सकते हैं। और मराइश ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, मतलब सरप्राइजिंग एक फैक्टर है। इनको मैंने ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हुए देखा नहीं है किसी भी फिक्चर में, लेकिन मोमेंटम वनडे का भी इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा हुआ है। मौका शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो इनको कंसिडर कर सकते हो आप, मैं बता रहा हूँ बस। अच्छा, नाइट्स की तरफ से अच्छा जेड डी क्लर्क भी यहाँ पर ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो जो फैक्टर मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर ये भी खेलते हैं तो मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं, अगर खेलते हैं तो अब एक बार के लिए सोच सकते हैं। नाइट्स की तरफ से बताया जाए, देखिए अगर मुझे बताया जाता कि आप नाइट्स की टीम को बनाओ, तो मैं तो पहले ही यहाँ पे पैट्रिक क्रूगर को बाहर करता, जोनाथन वैंडियर को लाता। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जोनाथन वैंडियर को क्यों टीम मौका नहीं दे रही है, इतने अच्छे तो प्लेयर हैं। पैट्रिक क्रूगर मतलब अभी से नहीं, बहुत दिन से ही वो फॉर्म पे नहीं है। और अगर आपकी ओपनर्स ही इस तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्नीमन को मैं अभी भी कहूँगा टीम को बाहर नहीं करना चाहिए, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी शायद अपने टीम में अभी भी स्नीमन को रख के चलूँगा, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है अपने बलबूते पर मैच को निपटाने का। हालांकि फॉर्म पर तो ये भी नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से एक को हटाना है तो मैं शायद पैट्रिक क्रूगर को पहले हटाऊँ। उसके बाद इनार्ड फैंटंडर आने के बाद थोड़ी सी डिपेंडेंसी उन्होंने दी है। हालांकि ज़्यादा स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेल रहे, लेकिन कंसिस्टेंट रन तो बना रहे हैं। जो भी बहुत मिसिंग चल रहा था नाइट से बैटिंग लाइनअप में, पेट्रुस वैन बिजलन के अलावा कोई भी कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद फरहान बेहरदी, जिनके जब वो टाइटंस के होकर खेलते थे उनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज रहे हैं वॉरियर्स के अगेंस्ट में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है। उसके बाद ग्रैंड मोक्वेना, बड़ी लीग में इनको ट्राई करना, छोटी लीग में गलती से ही मत कर लेना, कुछ रन बना के दे सकते हैं आपको। फिर इसको एडम्स, मकवेतु, मोथोवा, वॉनबर्ग और कोर्सी के ऑप्शंस हैं। मिकेल प्रिटोरियस शायद पिछले मैच में खेले नहीं थे इंजरी के चलते, अभी अगर फिट हो जाते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं,
मिगल ब्रिटोरियस अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए, सबकी टीम में भी होंगे। अगर नहीं खेलते तो अब तो इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको। जेराल्ड कोर्जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छी गेंदबाजी करी थी पहले मैच पर भी और थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद शॉन वॉनबर्ग और अल्फ्रेड मोथुआ T20 में इनके स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी लोग इनको ले भी रहे हैं। शॉन वॉनबर्ग अभी तक खास कुछ नहीं कर पाए, ये आपको मानना ही पड़ेगा। एक मैच में 1 ओवर में 2 विकेट, उसके बाद से मतलब बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव नजर आए हैं। लेकिन आखिरी बार जब इन्होंने भी खेला हुआ था वॉरियर्स के अगेंस्ट में, चाहे वो टाइटंस के होकर हो चाहे वो नाइट्स के होकर हो, इन्होंने हमेशा विकेट निकाला हुआ है। और यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए तो है नहीं जहाँ पर आप कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कर पाए। कैप्टन मैच की चॉइस की बात करें तो वॉरियर्स के होकर जिकमाने अभी सेफेस्ट टीम में आ गए हैं और स्मट्स, कुछ लोग शायद लुब्बे के साथ भी यहाँ पर जा सकते हैं, अपने टीम में तो कम से कम वो रखेंगे ही लुब्बे को। और उसके बाद नौकिया बॉलरों में से रिस्क लेना है तो मार्सेल जानसन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद माखोसी को मैं कंसीडर करूंगा, अगर आप चाहें अपने टीम में रख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो सही होता है तो माखोसी कैन बी एन वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर यू। और नाइट्स की तरफ से बात करी जाए तो मिगेल ब्रिटोरियस खेले तो नहीं थे पिछले मैच पर, अगर खेलते हैं तो फिर से आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज और इनके कैप्टन बनाने का परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद वैन विजलन, रिस्क लेना है तो फेरिस्को एडम्स और स्नीमन में से कोई एक, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो पैट्रिक क्रूगर और बिहारदीन में से कोई एक। पैट्रिक क्रूगर तो बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं है वैसे, और वॉनबर्ग और यहाँ पर कोर्जी को भी आप कंसीडर कर ही सकते हो अगर आप बॉलरों में से देख रहे हो तो। याद रखना दोनों ही टीमों की बैटिंग जो है बहुत अच्छे फॉर्म पर नहीं नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर स्टब्स का भी ऑप्शन है, मैं भूल गया, स्टब्स बैटिंग से है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, बस टीम में रख लेना कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आप मेरी मानोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे कोई प्लेयर हो सकते हैं जो आपको बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे, चाहे वो ऑलराउंडर ही हो, लेकिन ऐसे कोई जो बॉलिंग से आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते दिखेंगे, ऐसे ही प्लेयर्स मुझे लगता है आज के मैच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर मैंने ये करा है कि यहाँ पर मैंने जिकमाने को नहीं रखा है, जिनको सारी जनता कैप्टन बना रही है, ठीक है। लॉजिक क्या है कि यहाँ पर मैंने वॉरियर्स की तरफ से काफ़ी सारे बैट्समैन जो है ले रखे हैं। जिकमाने को लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पर 3 बॉलर को ले रखा है। माखोसी पे मैंने यहाँ पर रिस्क ले रखा है। लॉजिक क्या है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगर यहाँ पे जेड डे क्लर्क खेलते हैं चांसेस कम हैं, लेकिन अगर खेलते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, माखोसी का जगह पर जिकमाने को ले सकते हो, जो कि सेफ ऑप्शन होगा आपके लिए। याद रखना जिकमाने को ज़रूरत नहीं होती है कि 5 ओवर 7 ओवर बैटिंग करें, उनको बस 2 ओवर की ज़रूरत होती है और वहाँ पर ये पूरा मैच जो है घुमा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान पर रखना, ठीक है। रिस्क है लेकिन मैंने सोच समझ के यहाँ पर कुछ रिस्क लिया है। और जैसा कि ट्रेंड है, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस हैं कि लो स्कोरिंग एनकाउंटर होते हैं, पेसर्स डोमिनेट करते हैं, उसी हिसाब से मैंने पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखे हैं और स्पिनर्स को मैंने गिन गिन के रखा है, जो जिनका मुझे लग रहा है कुछ ऑब्जर्वेशन बन सकता है, कुछ काम बन सकता है। जैसे कि माखोसी को रखा है, वॉनबर्ग को रखा है। माखोसी को मैंने सिर्फ वॉरियर्स के स्पिनर है इसलिए रखा है और अच्छी बॉलिंग करवाना है, विकेट भले ही नहीं मिली है। और जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताया उस बेसिस पे माखोसी बहुत बड़ा रिस्क होगा स्मॉल लीग में, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पहले हुई है वो आज भी हो, तो अगर आपको सेफ जाना है माखोसी को हटा देना। शॉन वॉनबर्ग ये विकेट टेकिंग ऑप्शन तो वैसे भी हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो है इग्नोर करने वाली है। यहाँ पर मैंने स्नीमन को अभी भी ले रखा है क्योंकि अभी भी मुझे इन पर भरोसा है कि बड़ा मैच है और अगर टीम को कुछ करना है, अच्छा शुरुआत लेना है, तो स्नीमन से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। तो स्नीमन के जगह पर भी आप एक्स्ट्रा किसी बॉलर को या फिर फेरिस्को एडम्स को ले सकते हो, ठीक है। अगर आप बॉलर लेने जाओगे तो आपके पास आराम से मोथुआ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मिगेल ब्रिटोरियस खेलते हैं तो वो तो आ ही जाएंगे और फेरिस्को एडम्स का भी ऑप्शन है। लेकिन अभी के लिए मैंने स्टीवन को ले रखा है। जॉन स्पर्ट्स भी फॉर्म पे नहीं है, लेकिन ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जिनको मैं आज के मैच में इग्नोर नहीं कर सकता। बैट्समैनों में से क्लोट को मैंने रखा है, रिस्क लेके ही सही लेकिन रखा है क्योंकि रिकॉर्ड्स जो हैं इनके सही हैं। और यहाँ पर सिर्फ रेनाल्ड वैंडरलो को रखा है नाइट्स की तरफ से। अगर आप चाहो वैन विजलन को रख सकते हो सेफ रहने के लिए। बिहारदीन का भी ऑप्शन है। इन दोनों को कुछ लोग माने वैन विजलन को तो सारी जनता ही रखेगी, बिहारदीन को भी कुछ लोग लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने लुब्बे को नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर्स की यहाँ पर खोज थी, जिसके वजह से मैंने ऐसा एक टीम स्ट्रक्चर बनाया है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो यहाँ पे आप जितना रिस्क ले सकते हो मुझे लगता है आपके लिए रिवार्ड उतने ज़्यादा हो सकते हैं। जॉन स्पर्ट्स एक ऑप्शन तो है और रिकॉर्ड्स भी इनके T20 में बहुत अच्छे हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच में हमेशा ही अच्छा करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, लेकिन फॉर्म पे तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास।
इसके सिवा भी नोकिया, जिनके बॉलिंग में अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, हमेशा ही विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको जाना है तो मार्सेल जानसन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं और ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो वो है श्रीमन भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्म पर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा बहुत बड़ा रिस्क अगर आपको लेना है तो। नहीं तो जीका माने को अगर आप मैनेज कर लेते हो तो जीका माने तो आपके लिए सेफ ऑप्शन हो ही है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।